पॉइंट्स टू पॉन्डर, इसके अंदर बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज़ डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी वाले। तो सबसे पहला जो पॉइंट ये डिस्कस कर रहे हैं वो है कि जो आपका एटम का न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही होते हैं, प्रोटॉन्स ही होते हैं चार्ज के साथ, तो बाकी न्यूट्रॉन होते हैं, उन पर चार्ज होता नहीं है। तो यदि प्रोटॉन प्रोटॉन होते हैं तो भाग क्यों नहीं जाते इतने पास पास होने के बावजूद? ये हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स से तो बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने चेक किया होगा तो उसकी वैल्यू बहुत कम आती थी। हाँ, इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स बहुत बड़ा लग रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स भले ही अट्रैक्टिव है लेकिन वैल्यू इतनी कम आती है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में आती है, तो वो तो कारण हो नहीं सकता। तो कोई तीसरी तरह का फोर्स होता है जो इनको अट्रैक्ट करके रखता है, जिसको स्ट्रॉन्ग फोर्स बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, जो अट्रैक्टिव नेचर का होता है, और वो लगता भी बहुत कम डिस्टेंस पे है। दैट इज 10⁻⁻14 मीटर की ही उसकी रेंज है, इससे ऊपर जाएंगे तो फोर्स लगेगा ही नहीं, वैलिड ही नहीं रहेगा। एक सवाल और उठ सकता है कि इलेक्ट्रॉन आके न्यूक्लियस में क्यों नहीं बैठ जाते? भाई इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं होते? इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस में नहीं मिलेंगे। तो उसका प्रूफ जो है क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज के थ्रू आता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं मिलेंगे। दूसरे पॉइंट में ये समझाया जा रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि इतना वीक है, परंतु फिर भी वो सब जगह इतना डोमिनेटिंग और सब जगह कैसे फैला हुआ है? तो उसका रीजन ये कह रहे हैं कि कूलम्बिक फोर्स जो है स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन दो तरह का होता है, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी, और मैक्सिमम चीज़ों में बराबर चार्ज होने की वजह से उसका असर हमें मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखने को नहीं मिलता, बड़े लेवल पे, क्योंकि बड़े लेवल पे तो एटम्स आ जाएंगे पिक्चर में, और एटम्स तो सबके सब न्यूट्रल हो जाएंगे, तो अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स कैंसिल हो जाता है। परंतु जो ग्रेविटेशन का फोर्स है ये सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर का ही होता है, इस वजह से आप देखेंगे कि बहुत डोमिनेटिंग है और नेचर में सब जगह आपको देखने को मिल जाए।